अच्छा, एक का भी मैंने आप लोगों के साथ छोटी सी फाइल शेयर की है व्हाट्सएप पे, देखिएगा आप लोगों को रिसीव हुई है ग्रुप है। एक क्वेश्चन कल एक स्टूडेंट ने पूछा था, तो मैंने उनको कहा था कि मैं क्लास में ही उसका जवाब दूंगी, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, या क्यूरी आप समझोगे या कंफ्यूजन एक अच्छा था कि बाकी बच्चों की भी क्लियर हो जाए। मिल गया आप लोगों को? चेक कर लें, ओपन करो अपना। वोकैबुलरी से रिलेटेड था, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। ओपन करेंगे काइंडली उस फाइल को। दो एमसीक्यूज इसमें आपको नजर आ रहे होंगे। वो अभी क्योंकि मैंने किया है तो इस वजह से स्क्रीन शेयर नहीं कर सकती मैं स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ, तो इस वजह से मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा आप लोग भी जरा ओपन करिएगा। इसमें फॉर एग्जांपल अगर आपको इस वर्ड का मीनिंग आता है या सिनोनिम पता है तो क्या ऑप्शन हो सकती है? फर्स्ट वाले का क्या ऑप्शन होगी? बी। और सेकंड वाले के बारे में पूछे तो सी। ठीक हो गया, सारे एग्री कर रहे हो? अब एक और फाइल में द स्पेलिंग ऑफ द सिनोनिम वो गलत लिखे हुए हैं। इसमें ऑप्शन क्या हो सकती है? ए बी सी और डी? ऑप्शन ए बी सी या डी? सारे पहले बताओ। ए हो सकती है, एंड बी हो सकती है, सी हो सकती है, एंड डी हो सकती है। सॉरी, द करेक्ट ऑप्शन शुड बी, जब स्पेशली अगर हम सिर्फ एक आंसर को क्लिक कर सकते हो, दो को ना कर सकते हो क्लिक। ठीक है, क्लिक तो नहीं ना कर रहे, हमने तो क्लिक करना है उधर। तो उन्होंने ऑप्शन दिए कि आप सिर्फ ए बी सी या डी को क्लिक कर सकते हो। हमने आपको दो ऑप्शंस नहीं दिए कि दो को क्लिक कर लो। तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट विल बी द आंसर? डी, क्योंकि उन्होंने अगर आपको कभी भी दो आंसर सही दिए होंगे तो वो आपको एक एंड में ऑप्शन देंगे कि जी हमने सही दिए तो आप ये ऑप्ट कर सकते हो। लेकिन ये ट्रिक भी हो सकती है, आपने बगैर सोचे समझे ऑप्शन लास्ट वाले ऑप्शन को ओके नहीं करना है कि नन ऑफ दी अबव है या ऑल ऑफ दी अबव है, या इस तरह का कोई मेंशन है कि ऑप्शन बी और सी सही है या ए और डी, ए और सी सही है या ए और बी सही है। हमने फिर भी चारों ऑप्शंस को गौर से देखना है, उसके बाद हम ये डी को, वाकई मुझे लग रहा है कि मेरे ये दो ऑप्शंस ठीक है लेकिन मैं दो को क्लिक नहीं कर सकता, तो यहाँ उन्होंने जो डी में मुझे ऑप्शन दिए है तो ये सूटेबल है, तो मैं एक ही को क्लिक कर सकता हूँ, तो फिर मैंने ऐसी सिचुएशन में इसको क्लिक करना है। कभी कभी वो वर्ड के दो सही जवाब भी आपको दे देते हैं असली में, और कभी कभी वो आपको ये ट्रिक करने के लिए दो जवाब नहीं दिए होंगे लेकिन ये ऑप्शन डाल दी होगी, तो आप कहोगे ऑप्शन डालिए तो शायद इनमें से कोई दो जवाब ठीक होंगे तो मैं इस वाले को कर दूं, तो वो आपने ध्यान से उस चीज को ऑप्ट करना है। क्लियर हुआ? और जिस बच्चे ने भी क्वेश्चन पूछा था उनको भी क्लियर हुआ होगा। आई डोंट नो कि वो ऑन कैंपस वाले स्टूडेंट थे या ऑनलाइन, इनफैक्ट मुझे ये भी नहीं पता कि मेल है कि फीमेल है। इसी स्पेशली इसी वर्ड का उन्होंने ना हाईलाइट करके बताया था कि बुक में दो मीनिंग्स लिखी हुई हैं, तो कंफ्यूजन हो रही है कि हम कौन सी ऑप्शन लेंगे ना, कि लीव लिखेंगे या डेजर्ट लिखेंगे। तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि अलग अलग अगर उन्होंने दिए तो फिर जारी बात है हम लीव को या दूसरे वाले को ऑप्ट करेंगे, और अगर उन्होंने दोनों ही दे दिए तो फिर हम ऐसी तीसरी सिचुएशन में तीसरी वाले ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। अच्छा, इससे ये भी पता चल रहा है कि उन बच्चे ने सिनोनिम्स वगैरह पे काम करना शुरू कर दिया। गुड जॉब जो भी थी या थी या है rather। अच्छा, आज के लेक्चर पे हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की बात कर रहे थे। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस मीन्स के आपके लेटर्स राइटिंग, जहां बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस राइटिंग, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस का वर्ड या टर्म यूज होती है तो उसका मतलब ये है कि आपने ए फॉर्मल कम्युनिकेशन करनी है, एंड नॉट नेसेसरी तो कारोबारी लोग आपस में कम्युनिकेट करते हैं कि आपका बिजनेस है मेरा बिजनेस है तो ही हम एक दूसरे से जो डीलिंग कर रहे हैं, तो वो बिजनेस कम्युनिकेशन होती है। जरूरी नहीं कि हम लिटरली कारोबार के मालिक होंगे तो हम बिजनेस कम्युनिकेशन करेंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन, बिजनेस राइटिंग होगी या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस होगी, ये टर्म अंग्रेजों ने बनाई है, जिसका मतलब ये है कि आपने किसी भी कम्युनिकेशन करनी है जो कि एक फॉर्मल होगी। आप चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर हो या आप उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो,
इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपने भी उसी तरीके की लैंग्वेज यूज करनी है, चाहे आप उस कंपनी के या फैक्ट्री के ओनर हो और कम्युनिकेट कर रहे हो किसी से, या आप उस कंपनी और फैक्ट्री में काम करने वाले हो और किसी से आप फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहे हो, वही वर्डिंग्स, वही फॉर्मेट और वही तरीका, वही आपकी कंसाइजनेस वगैरह, वही चीज होनी चाहिए। तो बिजनेस राइटिंग या बिजनेस कम्युनिकेशन मीन्स कि आप जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन या फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हो, ये चीज क्लियर है। नॉट नेसेसरी कि मेरा और आपका कारोबार होगा तो ही हम एक दूसरे से जो बात करें वो हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन होगी। आप एक जगह काम करते हो, मैं एक जगह काम, हम दोनों एक ही जगह काम करते हैं और ऑफिस में जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं ऑफिशियली, वो हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन होगी, चाहे वो रिटन है चाहे वो ओरल है। ओके, ये वाली स्लाइड इफ आई एम नॉट रॉन्ग हमने कर ली थी। हाँ, यहाँ हम थे। बिजनेस वर्सेस सोशल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करते हैं, क्या होती है? कुछ पॉइंट्स या टॉपिक्स मैंने आपको कहा था ना आपकी बुक में नहीं होंगे, तो ये वन ऑफ दोस टॉपिक्स है, पॉइंट्स है या टॉपिक है जो आपकी बुक में नहीं है लेकिन ये जरूरी है। बिजनेस और सोशल कम्युनिकेशन में क्या फर्क लग रहा है? फॉर्मल और इनफॉर्मल, बेसिक चीज वही फर्क है। रखना है आपके बच्चे, जो कम्युनिकेशन होती है, कम्युनिकेशन में हमारे 4 स्किल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड, हाँ ठीक हो गया, गुड है। ये 4 हमारे कम्युनिकेशन के स्किल्स हैं। तो अब हमने इन चारों स्किल्स को हम अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी यूज करते हैं और प्रोफेशनल लाइफ में भी यूज करते हैं, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन जो होती है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है कि आप उस वक्त किस सेटिंग में हो, किस सिचुएशन में हो, कि आप इनफॉर्मल होकर किसी से बात कर सकते हो, फॉर्मल होकर ही किसी से बात करनी है, चाहे वो आपकी अम्मी अबू ही हो या दोस्त ही हो या कजन ही हो, लेकिन अगर आपकी सिचुएशन, आपकी सेटिंग, जिस जगह आप मौजूद हो वो फॉर्मल है, तो आपने उस इंसान के साथ भी फॉर्मल होकर ही बात करनी होगी, चाहे 2 मिनट बाद आप उसी इंसान से इनफॉर्मल होकर बात कर लो। ये नहीं कि ये मेरे चाचा के बेटे हैं या मेरे कजन है या मेरा छोटा भाई है तो आप उससे इन हर जगह ही बात कर सकते हो। वो कहते हैं ना कि मौका महल देखकर बात करनी चाहिए, ये एक सुना हुआ होगा टर्म की आपने ना। तो वो यही बात है कि मौका महल देखकर बात करने का मकसद यही होता है कि ये नहीं है कि जैसे जिससे आप बात कर रहे हो हर जगह उसी इंसान से वैसे ही बात कर सकते हो। तो कभी आपको इनफॉर्मल लोगों के साथ भी फॉर्मल कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। तो आपका जो भी कम्युनिकेशन, चाहे वो लिख रहे हो या वो सुन रहे हो और ऑल दैट, वो आपकी सिचुएशन बेस्ड होती है, आपकी मौका देखकर, सेटिंग देखकर, जिधर आप मौजूद हो उस पर, 4 दीवारी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिंग की बात हो रही है कि वहां आपने उस तरीके से बात करनी होती है। ये बहुत जरूरी है हमारे, हमें समझना कि हम एक तरह की कम्युनिकेशन हर जगह नहीं कर सकते। बिजनेस कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी। इसका मतलब यह है लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी का कि आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या सोशल कम्युनिकेशन जब कर रहे होते तो बगैर सोचे समझे भी जवाब दे सकते हो, बगैर सोचे समझे भी बात कह सकते हो, बाद में पता कहते हो सॉरी मेरा ये मतलब नहीं था। आप बगैर प्लानिंग के, या और प्लानिंग का मुराद ये नहीं होती है वो कल वाली बात की आउटलाइन बनाना, प्लानिंग का मतलब है कि 1-2 मिनट सोचना भी कि मैं ये बात करूं ना करूं, ये आप फॉर्मल सेटिंग में सोचते हो। मगर इनफॉर्मल में जो मुंह में आया बंदा कह नहीं देता टाइम, बेशक बाद में आप 1-2 सेकंड बाद या कुछ घंटों बाद या कुछ अरसे बाद माजरत कर भी लेते हो अगर कोई चीज ऊपर नीचे होती है, लेकिन ये जो लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी है, यानी कि फौरन से पेशतर जवाब दे देना, ये आप फॉर्मल में ये चीज अप्लाई नहीं कर, फॉर्मल में आप कर सकते हो। तो एक तो ये डिफरेंस आ जाता है इन दोनों के अंदर। इम्पर्सनालिटी कि आप जो हो, इसके अंदर अगेन ये इम्पर्सनालिटी का मतलब यही है कि आपने फॉर्मल होकर एक जगह बात करनी है और दूसरी जगह आपने थोड़ी सी इनफॉर्मल होकर बात करनी है। तो ये एक डिफरेंस आता है। फॉर्मेलिटी भी अगेन उसी से मिलता है। ब्रेविटी एक चीज आ जाती है कि आप अगर किसी दोस्त से बात कर रहे हो, प्लान होता है कि बस 5 मिनट की कॉल करनी है, या फेस टू फेस अभी सीढ़ियों पे अगर मिल लेते हो तो वो 5 से 7 या 7 से 10 मिनट कब हो जाते हैं बंदे को पता नहीं चलता। और अगर आप ऑफिशियल बात कर रहे हो, कहीं बैंक में गए हो या किसी ऑफिस में बिल जमा कराने गए हो, क्या आप उधर बातें करना शुरू कर दोगे? जिस पैसे दिए, बिल दिया, उनसे स्टैंप लगवाई और वापस आ गए। तो वो ब्रीविटी मीन्स कंसाइजनेस, कि ब्रीफ हो जाती है आपकी कम्युनिकेशन जो आपकी फॉर्मल होती है, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आपकी ब्रीफ भी हो सकती है, लंबी चौड़ी भी हो सकती है।
लेकिन अननेसेसरी कम्युनिकेशन हम फॉर्मल में नहीं कर सकते, वहां हमें ब्रीफ होना, कंसाइज होना बहुत जरूरी होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं दोनों के अंदर जो हमें माइंड में रखनी है। हर जगह हम हर तरीके की कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, इन शॉर्ट। स्टाइल की और टोन की हमने थोड़ी सी चीज को माइंड में रखना है। अब भाई हम यहाँ बात कर रहे हैं रिटन कम्युनिकेशन की। ऊपर हेडिंग है ना आपकी बिजनेस मैसेजेस, लेकिन ब्लैक में लिखा हुआ है कॉरेस्पॉन्डेंस। और कॉरेस्पॉन्डेंस का मैंने मीनिंग आपको बताया था कि हम जब बात करते हैं राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या मैसेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कॉरेस्पॉन्डेंस का मतलब फॉर्म। तो जब आप बिजनेस राइटिंग कर रहे हो, ऑफिशियल राइटिंग कर रहे हो, तो आपको सर्टेन चीजों को माइंड में रखने की जरूरत है कि मेरी टोन कैसी है, मेरा स्टाइल कैसा है, मैं बात को कन्वे किस तरह कर रहा हूँ। रिटन कम्युनिकेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स हमारे पास होते हैं जिनको हम टाइप करते हैं या हाथ से लिखते हैं, या ज्यादा से ज्यादा आप वो डाल दोगे, इमेजेस डाल दोगे या कुछ कर दोगे रिटन के अंदर भी आपने। और इमेजेस के अंदर सॉरी टेबल्स वगैरह डालते हो, उसमें भी हमारे वर्ड्स ही होते हैं। अगर हम बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन की, कि हम किसी से फेस टू फेस बात कर रहे हैं या फोन पे बात कर रहे हैं या वीडियो कॉल कर रहे हैं, जिसमें हम उस वक्त जो है ना लाइव कॉल हमारी हो रही है, हमारे वर्ड्स तो होते ही हैं, जारी बात है। हम बहुत कम ऐसा होता है कि इशारों में बात कर रहे होते हैं, तो वर्ड्स तो हमारे मुंह से निकल ही रहे होते हैं, लेकिन उसके साथ हमारी साउंड होता है, हमारा वॉल्यूम होता है, हमारी पिच होती है, हमारा टोन होता है, जिससे पता चलता है कि ये बंदा उदास है। हमारी फेशियल एक्सप्रेशंस भी होते हैं अगर हम वीडियो कॉल पे हो, खुश हो, उदास हो, सैड हो, नाराज हो, तंजिया एक्सप्रेशन है आपके। आपके वर्ड्स जो है वो तंजिया मुंह से निकल रहे हैं या आप सच में जेन्युइनली कोई बात कर रहे हो। तो ये सारी चीजें क्यूमुलेट करती हैं जब हम ओरली बात कर रहे होते हैं। तो ये सारे समझो कि उनकी जो है ना टूल्स होते हैं अल्फाज के साथ, कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसको अगर हम बात करें तो वो आपके वर्बल कम्युनिकेशन के साथ होती है। राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास सिर्फ वर्ड्स हैं, ना हम इसमें टोन डाल सकते हैं, ना हम इसके अंदर अपना कोई वॉइस की उतार चढ़ाव डाल सकते हैं, ना ही हम इसमें कोई एक फेशियल एक्सप्रेशन दे सकते हैं इसके अंदर। तो सिर्फ जब वर्ड, तो वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल कि मेरी बात जो मैंने प्लान की थी, जो मेरे दिमाग में थी, जो मैंने सोचा था, वो ही मेरी कोशिश ये हो कि 100% सामने वाले तक वो बात पहुंचे। क्योंकि ये सिर्फ वर्ड्स हैं जो मैं सेंड कर सकता हूँ, मेरी कोई वॉइस टोन, मेरा फेशियल एक्सप्रेशन, कोई खामोशी फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चीज पसंद नहीं आई है, तो कभी कभी अम्मी अब्बू से कोई बात कर रहे हो तो अम्मी अब्बू सोच में पड़ जाते हैं, तो वो खामोशी भी कोई मैसेज कन्वे कर रही है कि शायद अब्बू या अम्मी ना कर देंगे इस चीज के लिए, तो वो आपकी खामोशी भी आप ध्यान नहीं डाल सकते हो। तो इंश्योर के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्यूज या क्लूज जब आपके साथ नहीं होते, तो आपके पास सिर्फ अल्फाज हैं फॉर्म के अंदर जो आपकी डील को मेक और ब्रेक कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर आपने एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होता है फॉर द टोन एंड स्टाइल। मैं ये नहीं कह रही कि ओरल में केयरफुल नहीं होना, ओरल में भी आपने केयरफुल होना है, लेकिन वहां थोड़ी बहुत आपकी बचत फॉर्मल में भी हो जाती है, क्योंकि आपके साथ में ये चीजें हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, कि अगर आपकी टोन या आपकी थोड़ी सी नेगेटिव बात कन्वे करने की कोशिश भी करें, लेकिन आपके फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज जो है वो साथ दे देगा कि जी आप कंफर्टेबल हो, सिर्फ मुंह से कुछ एक दो वर्ड आपके गलत निकल गए, तो वो बंदा कहता है कि यार शायद ये बंदा ये बात कहने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज से उसकी कुछ और कह रही थी, या वाइस वर्सा होता है। इधर आपने जो लिख दिया बस वही आपने लिख दिया है, साथ में कोई असिस्टेंस आप समझो कि या कोई आपकी वो जो है ना वो साथ में नहीं है कि वो हेल्प आउट कर देंगे आपके वर्ड्स को। यू नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। इस पॉइंट को मैं बार बार इस वजह से एम्फेसिस कर रही हूँ कि एक तो अभी जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उसमें इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है, पेपर वाली और आगे ऑफिस में भी करना है, क्योंकि यहाँ मेरे पास सिर्फ वर्ड्स हैं जो कि मैं जिनके साथ प्ले कर रहा हूँ। उसके बाद आगे पीछे अगर कोई चीज गड़बड़ होगी तो फिर चांसेस आर कि बॉस के साथ अगर कम्युनिकेट कर रहे हो या कुछ, तो वो कोई गड़बड़ हो सकती है फर्दर। तो कीपिंग द टोन एंड स्टाइल इन माइंड, इसको हम आगे लेके चलते हैं। अथॉरिटेटिव आपकी टोन है कि नहीं, बहुत ज्यादा रूड होने की भी जरूरत नहीं होती है, और बहुत ज्यादा आपको तो कि बहुत लीनियंट होने की भी जरूरत नहीं है।
अगर मैं पर्सनल लेवल के ऊपर बात करूं कि अम्मी अबू अगर बहुत ज्यादा लीनियंट हो जाए तो वो कहते हैं ना बच्चे बिगड़ जाएंगे, और अगर इंतहा से ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए जिनकी उनको जरूरत नहीं है तो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों की अपब्रिंगिंग पे पड़ता है। तो सेम इज द केस कि अगर आप ऐसी पोजीशन पे हो या बॉस हो या लीडर हो या किसी कंपनी के ओनर हो एंड ऑल दैट, आपने अथॉरिटेटिव होना है। यस, आपने अगले बंदे को ये बताना है कि भाई मैं सीनियर हूँ, मैं ओनर हूँ, या मैं एक सीनियर पोजीशन के ऊपर हूँ, मेरी ये सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मैं फलाने बंदे, लेकिन आपने रूड नहीं होना है और आपने बहुत ज्यादा अगले बंदे की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है कि उसको ये बता रहे हो जिसमें आप कहते हो ना एटीट्यूड और ईगो या नेगेटिविटी नहीं आनी, लेकिन अथॉरिटेटिव आपने रहना भी है, तो वरना अगला बंदा आपका फायदा ही उठाता रहेगा। और उसके ऑपोजिट भी आपने नहीं होना कि इंतहा से ज्यादा, क्योंकि जी मैं बड़ा नेचर वाइज अच्छा बंदा हूँ एंड ऑल दैट, इतना एक्स्ट्रा स्वीट भी आपने नहीं होना कि पीपल शुड टेक यू फॉर ग्रांटेड। अगर आपकी पोजीशन ऐसी है तो आपने उस पोजीशन के मुताबिक ही अपनी पर्सनालिटी को जो है वो चेंज करना है, और आपकी राइटिंग के अंदर भी वो चीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। तो अथॉरिटेटिव होने का या अथॉरिटी होने का ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही नेगेटिव में चले जाओ, ईगो वाले हो जाए एंड ऑल दैट, और बहुत ही ज्यादा डोरमैट काइंड ऑफ बन जाओ कि लोग आपका फायदा ही उठाना शुरू कर दो। तो दोनों स्टाइल में आपको ये चीज करनी है कि आप उनको ये नहीं करो प्लीज 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 ये काम कर दो वरना हमारे हाथ से प्रोजेक्ट निकल जाएगा। इवन तो आपके दिल दिमाग में ये है कि उनकी मैंने मिन्नतें करनी है, लेकिन आप ऑन पेपर नहीं कह सकते, ना ही फेस टू फेस उनको। आपकी एक रेपुटेशन है, आपने डिफरेंट अल्फाज में ये चीज कन्वे करनी है कि हाँ जी अगर हमारे हाथ से प्रोजेक्ट निकल गया तो गड़बड़ हो सकती है, पर आपने वो बेगिंग टाइप चीज नहीं करनी है। तो वो टोन और स्टाइल को हमने इस तरह माइंड में रखना है। और अगेन आपने रूड नहीं होना, इवन दो अगर आप सीनियर पोजीशन पे हो या जूनियर पोजीशन पे हो, यू हैव नो डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स एनी पर्सन, और या आप उनको वो बॉसिंग अराउंड करो चाहे आपकी पोजीशन कितनी भी सीनियर हो। रूड का एलिमेंट जब आपकी पीस ऑफ राइटिंग में आता है चाहे आप सीनियर भी हो तो वो नेगेटिव में ही जाएगा। तो इस वजह से ना कि हमारी पीस ऑफ राइटिंग गलत मैसेज कन्वे ना करे, इसलिए ये सारा बैक हैंड पे काम करना पड़ता है जो राइटिंग प्रोसेस का हिस्सा है, कि पहले सोच लो किसको भेजना है, प्लानिंग कर लो, फिर रफ ड्राफ्ट करो, फिर उसको दोबारा से चेक करो, फिर अगले बंदे तक पहुंच भेजो, ताकि वो जो अगर कहीं मिसअंडरस्टैंड या मिस इंटरप्रेट ना कर ले ये चीजें हमारी। अच्छा, कुछ ये टाइप्स ऑफ लेटर्स आपकी बुक में शेयर्ड हैं, ब्रीफली हम इनको गो थ्रू होते हैं। इनमें से अक्सर आ भी जाते हैं सेल्स लेटर, कभी आपका ऑर्डर लेटर आ जाता है, रिकमेंडेशन लेटर भी आ जाता है। अच्छा, सेल्स लेटर जहाँ लिखा हुआ है इसको जरा आगे खुद पढ़िएगा, टू योर सेल्स, आहिस्ता 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 आहिस्ता। टू योर सेल्स का मतलब होता है दिल में। क्या समझ में आया? फ्रॉम देम इनटू ऑर्डरिंग गुड्स और सर्विसेज। सेल्स लेटर का अगर मैं आपको विजुअल बताऊं, जैसे एड टीवी में कि आए और हमारा ये प्रोडक्ट खरीदें, वो हमें बता रहे होते हैं ये अच्छी चीजें उसके अंदर ये ना, तो आपका सेल्स लेटर वो होता है। ये वो वाला सेल्स लेटर नहीं है कि आप कोई चीज बेच रहे हो, मगर डेप्थ में जाके देखो तो हम कहते हैं ना जाओ और अपने आप को मार्केट में बेच कर आओ, तो खुदा ना खास्ता उसका लिटरली ये मतलब नहीं होता गो एंड लिटरली सेल योरसेल्फ। उसका मतलब ये होता है कि अपने आपके पास जो स्किल्स हैं वो जाकर आप लोगों तक पहुंचाओ, और वो हमारे पास फिर हमारी कंपनी में खरीदें। तो उसका सेल को अगेन गलत नेगेटिव में नहीं लेना चाहिए कि जाके खुदा ना खास्ता मार्केट में अपने आप को आप सेल ही कर दो। तो ये वो वाला सेल है कि हम लेटर के थ्रू अपना प्रोडक्ट लपेट कर नहीं सेल कर रहे, लेकिन अपने वर्ड्स के थ्रू हम ये बता रहे हैं कि ये हमारी सर्विसेज या हमारे प्रोडक्ट्स हैं, आइए और इसको कम से कम एक दफा तो ट्राई करें। तो अगेन अगर ये हम बिल्कुल ही कर कर कोई ईमेल या किसी को लेटर लिखेंगे तो अगला बंदा शायद इम्प्रेसिव ना, उसको हमारी पीस ऑफ डॉक्यूमेंट लगे वो कहे कि नहीं यार ये तो पता नहीं अजीब सा मैसेज कन्वे किया हुआ है, पता नहीं इनकी सर्विसेज और इनकी प्रोडक्ट ही कैसे होंगी। तो हमें कई दफा ये होता है कि बहुत दयानतदारी के साथ और अच्छे सर्विसेज और प्रोडक्ट्स हम मार्केट में निकाल रहे होते हैं, लेकिन हम उनको सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर आम को या लोगों को या जो भी हमारी सिलेक्टेड टारगेट मार्केट होती है। तो हम जब कन्वे नहीं कर रहे होते, चाहे हम जितना मर्जी अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हो, वो उस लेवल तक सेल नहीं होगा क्योंकि हमारा मैसेज ही सही तरीके से सब पहुंच रहा, कम्युनिकेट ही नहीं हम कर पा रहे हैं। हमारी
चाहे उर्दू है चाहे अंग्रेजी है, अभी भी अगर आप देख रहे हो कि जब से हमने शायद क्लास स्टार्ट की है अपना सेशन, कहीं भी इंग्लिश लैंग्वेज को बेहतर करने का मेरा ख्याल है मैंने हार्डली बात की हो कि हम कम्युनिकेशन को बेहतर करने की बात कर रहे हैं। तो चाहे आप पंजाबी में लिख रहे हो, खत लिख रहे हो, या अरबी में ईमेल लिख रहे हो, उर्दू में लिख रहे हो, या इंग्लिश में लिख रहे हो, ये लैंग्वेज ही है सिर्फ अपना मैसेज कन्वे करने के लिए। उर्दू में भी कोई बात ऐसी कर रहे हैं या पंजाबी में जो कि दिल दिमाग को नहीं छू रही है, तो वो बंदा हमारा प्रोडक्ट शायद नहीं लेगा। तो लैंग्वेज हैज गॉट नथिंग टू डू विद कम्युनिकेशन, प्लीज कीप दैट इन माइंड। हमें उठना बैठना अच्छे तरीके से नहीं आता क्योंकि हमारी अंग्रेजी अच्छी नहीं है। इस अंग्रेजी से उठने बैठने का क्या ताल्लुक है? नहीं है ना। उठना बैठना इज कम्युनिकेशन, कि हाउ यू कन्वेइंग टू द अदर पर्सन, कि मैं किस तरह बैठा होता हूँ, या कि मैं किस तरह कमरे में एंटर हो रहा होता हूँ, किस तरह कमरे से जा रहा होता हूँ, या किस तरह किसी से बात कर रहा होता हूँ बगैर इजाजत लिए, या कुछ भी बीच में कोई बोल रहा है इंटरप्ट कर रहा हूँ। तो इससे तो लैंग्वेज का कोई लेना देना नहीं है। तो हमें बेहतर कम्युनिकेटर बनना है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है जो हमें साथ में अच्छी करनी है, अगर हमारी ऑलरेडी अच्छी नहीं है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है। अगर मुल्क से बाहर काम नहीं भी करना है तो पाकिस्तान के अंदर रहकर भी हमारी अभी ईमेल इंग्लिश में ही जाती है, लेटर्स इंग्लिश में ही एक दूसरे को जाते हैं। हम चाइना और उसकी मिडल ईस्ट की तरह अरबी और चाइनीज में भी ईमेल्स में कम्युनिकेट नहीं करते हम। वो लोग तो करना शुरू हो गए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चाइनीज तो करते हैं ईमेल्स वगैरह अपनी लैंग्वेज के अंदर। हम तो अभी भी अंग्रेजी में ही करते हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान में भी रहकर अगर हमने काम करना है, कमाना है, तो हमें अंग्रेजी को बेहतर करना होगा, बट उससे पहले बेहतर कम्युनिकेटर बनना है जी। कमिंग टू दी ऑर्डर लेटर sent by the customer to an organization to order goods or services. फॉर एग्जाम्पल जी, मुझे पता चला है कि आपकी कंपनी जो है ये चीजें बनाती है, हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो हमें ये पोल्स चाहिए फॉर एग्जाम्पल लोहे का, तो वो अब हम आपको ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं ऑल दैट, तो वो हो गया। लेकिन आपने अगर सही तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की कि मुझे कितने पोल्स चाहिए, कौन सा साइज का चाहिए एंड ऑल दैट, तो वो फिर गड़बड़ कम्युनिकेशन है। वो फिर आपसे पूछेंगे जी हाँ आपने बता तो दिया, फॉर एग्जांपल आपको 100 पोल्स चाहिए, लेकिन कितने साइज के चाहिए, थिकनेस क्या चाहिए, वो डिटेल तो आपने दी नहीं। फिर आप दोबारा लेटर या ईमेल लिखोगे डिटेल के साथ, तो आपका क्या टाइम जाया हुआ है। वो जो 2 एक दिन में था, एक तो टाइम जाया और दूसरा ये प्रोफेशनलिज्म नहीं होता। टाइम ना भी जाया हो कि चलो आपने विद इन ए मिनट और टू ही या 5 मिनट के अंदर आपने दोबारा ईमेल या लेटर उनको सेंड कर दिया या फोन के ऊपर डिटेल्स बता दिया, आपका एक इम्प्रेशन बड़ा वियर्ड सा बन जाता है सामने वाले का कि आपने पहली दफा बात को मुकम्मल तौर पर कम्युनिकेट नहीं। जिस पर मुझे याद है मुकम्मल तौर पर 7 C's के बारे में किस किस बच्चे को आइडिया है थोड़ा सा? 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन, ये एक टर्म याद रख लो, गूगल के ऊपर इसको चेकआउट कर लीजिएगा, या सेल में लिखना है तो अपना लिख लो। ये आप लोगों का जो है ना वीकेंड का टास्क होगा कि 7, तो गूगल पे लिखोगे इमेजेस आ जाती हैं, सिर्फ इमेजेस को खोल लेना, कोई आर्टिकल वगैरह खोलने की जरूरत नहीं कि अब इसको हमें सब ये पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ इमेज के ऊपर क्लिक करो और कोई ना कोई अप्रोप्रिएट इमेज निकल आएगा जिसमें 7 C's के बारे में बात होगी, यानी कि 7 वर्ड्स होंगे जो सी से स्टार्ट होते हैं। उनको आपने सिर्फ इमेज में पढ़ लेना, कोई आर्टिकल वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं। अच्छा जी, फिर नेक्स्ट आपका है एडजस्टमेंट लेटर है, फिर इंक्वायरी है, फॉलो अप लेटर है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये कुछ मैंने आपके इसमें शेयर किए हुए हैं, बुक में से ही उठा दें, सॉरी। ओ हाँ, माइक में भूल गई थी, ठहर जा। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। अच्छा जी, इनके अलावा ये जो आपके रोजमर्रा के कुछ वो समझो कि लेटर्स हो जाते हैं, कभी सेल्स करनी है, कभी किसी को आपने जो है ना वो सर्कुलर भेजना है, मेमोरेंडम को भेजना है। रोज रोज तो आप रिजाइन नहीं ना करते हो, खुदा ना खास्ता। और रोज रोज भी हम जॉब नहीं चेंज करते कि जॉब एप्लीकेशन भी हमें रोज रोज नहीं लिखनी होती। तो ये होते हैं कि सिचुएशन के हिसाब से कि जब जॉब चेंज करनी है, जब हमने कोई ना है किसी से, हर रोज अगेन हम अपनी कंपनी के लिए प्रोडक्ट भी बाय नहीं करते। तो ये ऐसे लेटर्स होते हैं कि सिचुएशनल होते हैं कि जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी तो तब हम करते हैं। इनके अलावा कुछ ऐसे पीस ऑफ राइटिंग भी आपकी होती है ऑफिस वर्क में जो कि ऑलमोस्ट डेली बेसिस कह लो या अक्सर फ्रीक्वेंसी इनकी ज्यादा होती है, जिसमें आपके रूटीन मैसेजेस आ जाते हैं। यूजुअली इट डज नॉट रिक्वायर मच
एंड आप डायरेक्टली डे टू डे टास्क के बारे में बात करते हो। जैसे अगर आपने एटलीस्ट ड्रामाज और फिल्मों में तो देखा होगा कि जो बॉस आते हैं, अब वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाता है साथ में कमरे में, या वो आ जाती है पीछे पीछे, सर आज आप कितने बजे मीटिंग है, वो उतनी बजे मीटिंग है एंड ऑल दैट। तो वो क्या हो रहा है, वो डेली टास्क हैं जो कि एक रूटीन का हिस्सा है उनका, इतने बजे आपने लंच करना है एंड ऑल दैट। एज सच प्लानिंग की जरूरत नहीं होती कि पता है कि 1:30 बजे ये साहब नमाज के लिए जाते हैं, 2 बजे लंच करते हैं, तो वो सबको ही पता होता है। तो मगर ये डेली मैसेजेस होते हैं जो हम फिर भी एज अ रिमाइंडर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, जिसमें एज सच जरूरत नहीं होती। जैसे अब अगर मैं यहाँ बॉटल्स की बात करूँ, किसी वीक में 4 दफा या 6 दफा हमारी पानी की बॉटल्स चेंज होनी है उस डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो जिसके जिम्मे होगा उस बंदे को पता होगा कि ये मैंने काम करना है, या मैं खत्म हो रही है बॉटल्स तो मैंने XYZ को वाटर बॉटल को फोन करके कहना कि जी बॉटल्स भेज दें ना होता है। तो वो एक आपके रूटीन के मैसेजेस होते हैं। कुछ आपके मैसेजेस होते हैं जो टारगेटेड मैसेजेस होते हैं, दे मे रिक्वायर डिटेल प्लानिंग एंड बी रिक्वायर्ड आफ्टर एन इवेंट टू सबमिट अ सडन रिपोर्ट। कभी कभी अचानक से स्पॉन्टेनियस आपका हो जाता है क्योंकि ये मसला हो गया, किसी का फोन आया खुदा, लाइक आपकी फैक्ट्री में कोई इशू हो गया है, या जैसे हम कल बात कर रहे थे कि जब एनालिटिकल हमने रिपोर्ट से हमारे सामने आई है, पता चला है कि हमारे सेल्स जो है वो कम हो रही है, प्रोडक्शन हमारी जो है वो ज्यादा हो रही है, लेकिन गोदाम में चीजें पड़ी हुई है, लेकिन मार्केट के अंदर हम चीजें भेज नहीं पा रहे क्योंकि वहाँ हमारी सेल नहीं हो रही है। या उलट हो सकता है कि सेल बहुत ज्यादा है, वहां से लोग 4-4 5-5 ट्रक भेजे, लेकिन हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है कि जो हम उनको जो है वो माल भेज सके दुकानों के ऊपर। तो कुछ इस तरह का अगर कोई सडन आपका एक चीज आ गई है तो उसके ऊपर कोई इंक्वायरी बैठ सकती है और आपको रिपोर्ट राइटिंग करने की जरूरत पड़ सकती है। वो आपके नॉर्मल लेटर से हटकर है ये पीस ऑफ राइटिंग जो अभी हमने पीछे बात की। अच्छा, these types of messages are sent to known or unknown audience, organizations, and word choice and presentation will differ. कल्चर की अगर हम बात करते हैं तो कल्चर से क्या चीज समझ में आती है? क्या चीज? रिवायतें हैं ना, तो सही है, रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना, लैंग्वेज भी वैसे कल्चर के अंदर आती है। तो एक तो होता है ना जो हमारे मुल्क का कल्चर, सोसाइटी के कल्चर्स, और अपना कॉन्टिनेंट्स के कल्चर माइंड में होता है कि ईस्टर्न कल्चर में ऐसा नहीं होता, वेस्टर्न में ऐसा होता है, वो एक वाइड रेंज है। अगर हम उसको नैरो डाउन करें तो अगर मैं इस बात पे आप लोग इत्तेफाक करोगे कि घर, डिफरेंट घरों की अगर मैं बात करूँ, सारे पाकिस्तानी घरों के कल्चर एक है। हालांकि पाकिस्तानी कल्चर तो एक ही है मेजर, अगर आपको पंजाब का अलग चलो, ये सूबों के अलग कर भी लो, लेकिन हर घर का कल्चर भी तो अलग होता है ना। तो इसी तरह 4-5-6 घर मिलते जुलते हो, फिर 6-7 मिलते जुलते हो एंड ऑल दैट, नॉट लिटरली कि अगर 10 करोड़ घर है तो 10 करोड़ ही कल्चर होंगे। मगर अगर वाइडर रेंज पे हम बात करें तो सेम इज द केस कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो उनके भी कल्चर्स डिफरेंट होते हैं, उनका आना जाना, उनके कपड़े। अगर मैं अपने बेटे की एग्जांपल दूं, जहाँ वो ऑफिस में पहले काम करता था, वहां फ्राइडेज को कुर्ता शलवार पहनने की इजाजत नहीं थी, हालांकि लाहौर में काम, उनका कल्चर है। तो वो आप पैंट शर्ट में नमाज पढ़ो अगर आपने पढ़नी है तो अब बंदा कहे कि जी अपना ही लाहौर के अंदर वो है तो क्यों नहीं कर रहे, लेकिन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आपकी मर्जी, आपने पहनना है तो आप पहन लें, कुर्ता शलवार नहीं पहनना तो नहीं पहने। तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, तो हमें इंटरनल कल्चर्स को समझने की जरूरत होती है कि जिस से हम बात करें उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी हमने डीलिंग वही की है। हम एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं या बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऐसी कंपनीज होती है जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी बनाती है, तो हम इनके साथ भी काम करते हैं, इनके साथ भी काम करते हैं, लेकिन इनके साथ किसी और तरीके से डीलिंग करनी पड़ेगी। इनका कल्चर अलग है कंपनी चलाने का और कंपनी से लेन देन करने का, इनका कल्चर अलग है, फलाने का कल्चर अलग है, उनका शायद इनसे थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो जब एक इंसान को एज एन ऑडियंस लेते हैं और उसके बारे में जानना जरूरी होता है कि मेरा मैसेज सही तरीके से कन्वे हो, सेम इज द केस में अगर हम कंपनी से भी डील कर रहे हैं तो उनके बारे में भी हमें पता होना जरूरी है कि ये कंपनी उस चीज को फॉलो नहीं करती जो ये कंपनी फॉलो कर लेती है। इनके साथ बिजनेस करना कंपैरेटिवली इजी है, इनके साथ थोड़ा सा मुश्किल है, उनके साथ बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। हालांकि ये पैसे लेन देन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इनके साथ करना पड़ता है, हमें इनके नखरे उठाने पड़ते हैं ऑल दैट। ये टफ है या टू द पॉइंट है, इनको 10 दिन देर से भी दे दो तो चलेगा, इनको तो 2 दिन पहले चाहिए होता है काम, डेडलाइन से ऑल दैट। लेकिन आपको फिर केटर करना पड़ता है इसी तरीके से, उनको लीनियंटली थोड़ा सा हैंडल कर सकते हो, किसी के साथ आपने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हैंडलिंग करनी होती है। तो ये
कल्चर्स पता होना, जहाँ ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हो खुद वो और जिनके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो उनके कल्चर्स पता होने जरूरी है। अच्छा, कमिंग टू द इंटर एंड इंट्रा कम्युनिकेशन। इंट्रा कम्युनिकेशन वो होती है जो हम खुद से बात करते हैं। कभी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपने अपने आप से बातें की हो? तक मेरे साथ तो रोज ही हो जाता है कि चलिए स्पेशली बेचारी बड़ी कमजोर हो रही, चीजें रख के भूल जाती हूँ तो किधर रखी थी चीजें ऑल दैट। तो और इंटर कम्युनिकेशन वो होती है जो आप दूसरे लोगों से बातचीत करते हो। तो आपने ये माइंड में रखना है कि अगर आपको मैंने कोई टास्क दिया है, ये 3 लोगों को मैंने बनाया है कि एक ग्रुप के अंदर, तो अब आप तीनों जो ग्रुप के अंदर रहकर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, मुझे इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो, किसी और कलीग को कर रहे हो, आपस में 3 लोग बातें कर रहे हो, कोई बॉस ने टास्क दिया था, तो वो आपकी इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन होगी, क्योंकि वो आप फिलहाल एक दूसरे से बात कर रहे हो। इसका ब्रॉडर टर्म ये होता है कि इंसान खुद अपने आप से जो बात कर रहा होता है वो इंट्रा कम्युनिकेशन होती है। इधर जो टर्म लिखी हुई है इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन या इंट्रा ग्रुप एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस, मतलब जो एक ग्रुप बन अंदर ही बस सारी छिछलियां पकड़ी है, बाहर वालों को नहीं। और इंटर कम्युनिकेशन या इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन ये है कि आप डिफरेंट कल्चर्स के लोगों से कम्युनिकेट कर रहे होते हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर है, लेकिन वो डिफरेंट कल्चर्स के लोग होते हैं। इन लोग भी हो सकते हैं, डिफरेंट कल्चर्स की ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं। जब आप लोग इंशाल्लाह आओगे ना ऑफिस वर्क में, तो वो फिर पता चलेगा वाकई बुकिश दुनिया से बड़ी अलग है ये दुनिया। तो बेसिकली आपका जो एक्सपीरियंस और वो जो ग्रोथ होती है वो वहां ही जाके होती है, शुरू शुरू में समझ नहीं आती ये चीज। हाँ जी। आपने क्या अगर ग्रुप के अंदर हम इंट्रा ग्रुप एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस कह सकते हैं उसको। इंट्रा कम्युनिकेशन होती है ना, वो है कि हम अपने से बात करें। तो इसमें इंट्रा के साथ आपने कहीं ग्रुप एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस या ग्रुप टेक्सटिंग या ग्रुप कम्युनिकेशन का वर्ड डालना है, टीम का वर्ड डाल दो, ताकि पता चले कि वो 3 4 5 लोग हैं या ऑब्वियसली लोग ही होंगे, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं सिर्फ आपस में। अभी बाहर कोई इंटरफेरेंस नहीं है ना, हम उनसे भी बात करेंगे ना वो भी किसी से बात करेंगे, अपने अंदर ही वो अपना बात करेंगे, वो होगा। उसको आप दोनों टर्म में यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा सवाल है कि आपकी जो अंदर कम्युनिकेशन हो रही है, अगर बाहर से कोई कहेगा तो हम ये कहेंगे कि ये लोग इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन कर रहे हैं दूसरे के साथ अंदर। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल सिंध के कल्चर के हो, ये जो है ना बलोची कल्चर के, और ये चाइना से आए हो, अभी हमारे चाइना से भी तो कितने लोग आते हैं ना, डिफरेंट मुल्क का कल्चर भी हो सकता है, तो ये लोग आपस में कह सकते हैं कि हम डिफरेंट कल्चरल के कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी कि वो आपकी इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन भी कहलाएगी। दोनों दोनों आपके विद इन ग्रुप। लेकिन अगर बाहर से उनको देखा जाएगा, जो थर्ड पर्सन होगा, वो हमारे लिए हम वो नेक्स्ट वाली टर्म यूज करेंगे कि ये जो है वो इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन कर। अंदर से जो आप लोग कम्युनिकेशन कर रहे होगे, डिफरेंट कल्चर से बिलोंग अगर करते हो, तो वो आपकी इंट्रा कल्चर कम्युनिकेशन आप लोगों के लिए होगी। लेकिन अगर थर्ड पर्सन कोई बाहर से देख रहा है या कोई टीम कोई दूसरी टीम, ये ग्रुप ए है वो ग्रुप बी है, तो उनके लिए वो इंट्रा ग्रुप कम्युनिकेशन या इंट्रा ग्रुप एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस भी आप इसका नाम दे सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है प्रिंट या वेब मैसेजेस। आजकल के जमाने में तो वेब मैसेजेस भी होते हैं, जैसे आप लोगों को पता है फेसबुक वगैरह एंड ऑल दैट सोशल मीडिया से रिलेटेड है वेब का मतलब। और प्रिंट मीडिया यानी कि अखबार में मैगजीन्स वगैरह में जो चीज़ कर रहे हो, तो ये भी आपकी होती हैं अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस मैसेजेस। जैसे यूनिवर्सिटी के आर्ट्स लग जाते हैं, रेस्टोरेंट्स के आर्ट्स अखबार में आ जाते हैं, पैम्फलेट्स आ जाते हैं अखबार के साथ, तो वो आपकी। लेकिन अगर अगर हमने वर्डिंग्स उनके साथ अच्छी यूज नहीं की हुई, अट्रैक्टिव इमेजेस नहीं लगाए हुए या कुछ नहीं किया हुआ, तो वो हमें अट्रैक्ट नहीं करेंगी चीज। कुछ ना कुछ हमारी वर्डिंग्स अच्छी हो, इसी वजह से अगर हमें लग रहा है कि हम अपना जो रिटर्न वर्क है उसके अंदर सही किसी वजह से हम पुअर हैं या नहीं शायद अट्रैक्ट कर सकते, तो फिर ऐसे में हम इमेजेस वगैरह या कोई चीज जैसे फ्री का एलिमेंट वर्ड लगा देते, कोई चीज हाईलाइट कर देंगे, किसी ना किसी तरीके से हम अपने ऑडियंस को पहले अट्रैक्ट कर लें, अगर हम थ्रू वर्ड्स अट्रैक्ट उनको नहीं कर सकते, तो ये प्रिंट मीडिया में इस चीज का भी हम ध्यान रख सकते हैं। ओके।
ओके, अब हम आते हैं बेसिक चीज के ऊपर, आपके लेटर्स। बेसिक चीज ये है कि प्रोफेशनलिज्म आपने दिखाना होता है, एक लेवल बताना होता है, क्लास बताना, इस क्लास को बिलोंग करता हूँ, नॉट ये वाली वाली क्लास, दूसरी वाली क्लास, कि आप प्रोफेशनल कितने हो। आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी है, लेकिन जैसे मैंने पहले बात की थी, कम्युनिकेशन अगर आप अच्छी नहीं कर रहे हो तो फिर वो आपके उस कंपनी का 50 साल का तजुर्बा भी शायद इतना काम में नहीं आएगा, कि अगर आप कम्युनिकेट उसकी अच्छी तरीके से नहीं करते हो। रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में होती है, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन हाउ यू कम्युनिकेट दैट ऑल्सो मैटर्स ना। बिजनेस लेटर्स आपके लिए जो है वो क्या होते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म, frequently used for external communication और इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए भी वो यूज होते हैं। आजकल के जमाने में जब ईमेल्स हैं फिर भी लेटर्स यूज होते हैं। अगेन वो कल्चर पे डिपेंड करेगा किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो आप। तो वो ईमेल्स पे ज्यादा फोकस रखते हैं, ईमेल्स और लेटर्स पे ज्यादा फोकस रखते हैं, या लेटर्स पे ज्यादा फोकस रखते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अच्छा, टिपिकली डिजाइंड, कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि किसी डॉक्टर के पास गए हो या कोई किसी अच्छे स्टोर पे आप गए हो, उन्होंने आपको रसीद दी हो, जो इनवॉइस होता है, तो उसके ऊपर उनकी शॉप का नाम और एड्रेस, फोन नंबर या कोई लोगो वगैरह बना हुआ हो अपर साइड के ऊपर, कभी ऐसा देखा है? कभी गौर नहीं भी किया होगा, लेकिन वो कर पाओगे आप कि हाँ वो रसीद थी, ऊपर कुछ था उसके बना हुआ है ना होता है। तो आपकी जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपनी स्टेशनरी को खुद प्रिंट करवाते हैं। देखिए, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टीनेशनल है, अगेन जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी अगर हैं, उन्होंने अगर अपना बजट रखा हुआ है कि जी हमने इतना XYZ बजट रखना है अपनी स्टेशनरी के लिए, प्रिंट कराने के लिए, तो वो छोटी ऑर्गेनाइजेशन कराती है। जरूरी नहीं कि आप बहुत बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है, फैक्ट्री है, वही कराएंगे। वो कोई छोटे से छोटा भी करा सकता है, कोई इसमें मानियत नहीं होती। उसमें क्या होता है कि आपका जो लोगो है, आपका जो कंपनी का या फैक्ट्री का या जो भी ऑफिस है, बैंक है, उसका नाम है, उसके कॉन्टेक्ट नंबर्स वगैरह आपके हेडर ऊपर के साइड के ऊपर मेंशन होते हैं, नीचे प्लेन पेपर होता है। अब वो डिफरेंट साइज भी आप प्रिंट करा सकते हो। कभी ऐसा प्रिंट आउट होता है कि जो पेपर होता है, जो A4 या A5 का होता है, जो प्रिंटर के अंदर जाकर आपका प्रिंट निकलता है। कुछ छोटे छोटे राइटिंग पैड्स भी होते हैं जो रिसेप्शन के ऊपर और डेस्क के ऊपर उन्होंने रखे हुए होते हैं डेली चीजों की नोट डाउन करने के लिए। कुछ जो है वो थोड़े बड़े साइज के राइटिंग पैड्स भी होते हैं जिनके ऊपर आपने कुछ लिखना है, जैसे डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन आप लोगों ने देखी होंगी कि उनके अपने राइटिंग पैड्स होते हैं। कम होता है कि डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो प्लेन पेपर पे आपको कोई चीज लिख के दे रहे हो, तो वो प्रिस्क्राइब्ड कहते हैं ना, जो केमिस्ट भी आपकी जो फार्मासिस्ट है वो कहेंगे कि जी प्रिस्क्राइब करके लाए डॉक्टर से, तो फिर देंगे, सादे पेपर पे ना दे हमें दवाई लिख के। तो आपकी जब आप एक लेआउट अपना डिजाइन करते हो, तो उसमें भी आप अगले बंदे को कम्युनिकेट कर रहे हो दूसरी कंपनीज और दूसरे इंसानों के साथ। जब लेटर और ईमेल आपकी सेंड होती है कि आप की कोई क्लास या कोई प्रोफेशनलिज्म है, व्हाइट पेपर के ऊपर आपने जो है ना वो लेटर लिख के हमें नहीं भेज दिया, आपका अपना कोई स्टेशनरी है, तो ये स्टेशनरी होना जो है वो एक पॉजिटिव में जाता है। कभी अपना भी बिजनेस खोलो तो इस चीज को माइंड में रखना, चाहे छोटा अमाउंट निकालो, लेकिन उसके लिए निकालना अच्छा रहता है। आई एम नॉट सेइंग कि जरूरी है, बट बेनिफिटेड रहता है, यस। The overall style of letter depends on the relationship between parties concerned. ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इनके साथ मैं किसी और तरीके से मैसेजिंग करूंगी, इनके साथ मैं किसी और तरीके से, इनसे मैं बात करूंगा, जो मेरा ऑडियंस है उसको माइंड में रखते हुए मैंने अपने मैसेज को कंस्ट्रक्ट करना है। चाहे मैं उसी वक्त साइमल्टेनियसली इनके साथ भी बिजनेस कर रही हूँ, आज 13 तारीख है, 15 तारीख को मैंने इनके साथ भी कोई डील साइन करनी है, इनके साथ भी कोई डील साइन करनी है, या पहले इनके साथ भी मीटिंग करनी है उस डील के लिए, तो मैंने इनके साथ किसी और तरीके से मीटिंग करूंगी। और ये कम्युनिकेशन वर्बल भी ऐसी होएगी, जरूरी नहीं कि रिटन में हो, सिर्फ कि वो उनसे बातचीत करने का तरीका ही इस कंपनी से डिफरेंट है, चाहे वो वर्बल हो रहा हो यानी कि ओरल हो रहा हो, चाहे वो रिटन हो रहा हो, इनके साथ अलग किस्म का तरीका है। तो हमने जो ध्यान रिटन कम्युनिकेशन में रखना है वही ध्यान हमने ओरल कम्युनिकेशन में भी रखना है, कि इनके साथ मैंने उसी तरीके से बात करनी है जैसे मैं राइटिंग में करता हूँ, इनके साथ मैंने बात ओरली कर सकता हूँ जैसे मैं इनके साथ रिटन कम्युनिकेशन में करता हूँ। तो ये माइंड में चीज रखनी है कि ये नहीं कि रिटन में भी नीड टू बी केयरफुल विद समवन, ओरल में भी वी नीड टू हैंडल देम द वे दे वांट टू बी हैंडल इन द रिटन फॉर्म। क्लियर है? इसकी हम बात कर चुके हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स आपके होते हैं।
प्रिंट फॉर्म में अगर आप लेटर्स वगैरह को या ईमेल्स को रखते हो तो आपके रेफरेंस के लिए काम आते हैं। अच्छा, ये फॉर्मेट के बच्चों लोग, आप लोगों ने एक्स्ट्रा ध्यान देना है कि दुनिया में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स हैं जो लेटर के हैं, लेकिन आई कैन जो फॉलो करवा रहे हैं हमें वो फुल ब्लॉक फॉर्मेट है। उसका मतलब ये है कि जब हम डेट लिखते हैं, हम एड्रेस लिखते हैं, डियर सर वगैरह लिखते हैं, पैराग्राफ स्टार्ट कर एंड में योर्स फेथफुली योर्स ट्रूली लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं, वो सारा कुछ हमारा लेफ्ट हैंड साइड से होगा। कोई भी चीज हमने इधर उधर नहीं करनी है। इसकी एग्जांपल में भी आपको एक दिखाती हूँ, ये आपकी बुक में से ही मैंने लिया हुआ है। अगर आप देख रहे हो डेट से स्टार्ट हो रहा है और नीचे आपका नाम और एनक्लोजर जा रहा है, सब कुछ लेफ्ट हैंड। कहीं पैराग्राफ के बीच में भी उन्होंने स्पेस नहीं दी हुई, जिसको हम इंडेंटेशन कहते हैं, कि पैराग्राफ भी आपके लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट हो रहा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने माइंड में रखना है कि बहुत बच्चे अच्छे लेटर्स लिख के देते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ एक यही गलती हो जाती है उनसे कि वो पुराने वाले फॉर्मेट के ऊपर जो है वो लेटर राइटिंग कर देते हैं, लेफ्ट राइट पे करके साइन, और वो राइट साइड पे कर देंगे, डेट को कभी इधर लिखेंगे कभी उधर लिखेंगे। वो हमने नहीं करना। वो राइट हैंड साइड वाला पेज है ना, हमारा फारग ही रहना है, सब कुछ हमने लेफ्ट हैंड साइड से ही लिखना है। दिस शुड बी केप्ट इन योर माइंड एवरी टाइम दैट यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस टेस्ट राइटिंग हियर, सॉरी लेटर राइटिंग हियर, या कभी मैं वैसे भी आप लोगों से पूछ लूं कि जी हमने कौन सा वाला जो है वो फॉर्मेट यूज करना है और कहाँ हमने लेटर, आप लोगों का जवाब यही होना चाहिए कि फुल ब्लॉक करना है। और फुल ब्लॉक का मतलब यही है कि सब कुछ लेफ्ट हैंड साइड से हमने देखना है, कोई भी चीज हम राइट साइड से या मिडिल से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये क्लियर है? ओके। हाँ जी, हाँ जी जी। हाँ हाँ बता। हाँ। एक अच्छा सवाल है। एक तो ये कि कोशिश रिटन में भी हमें करनी चाहिए कि हम इमोरल वर्ड्स या एक्सप्रेशंस या ग्रुप ऑफ वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें। बेटा मैं अभी आपका देखती हूँ चार्ट। और अगर किसी वजह से हमें करना पड़ जाता है तो वो अगर करते हैं तो वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेगेटिव में ही जाएगा। ठीक है, आपको अगर गुस्सा आ भी रहा है, स्टिल यू कांट अब्यूज द अदर पर्सन। अपने गुस्से का इजहार भी आपने तरीके से करना है, लेकिन अगले बंदे को कन्वे करना है कि आप जो हो वो गुस्से में हो। बात है कि ठीक है कभी कभी हम स्टार डालते हैं, मगर स्टार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप इमोरल वर्ड्स के लिए नहीं डालते। तो मैंने पढ़ा है बुक्स के अंदर कि स्टार आप उस जगह डालते हैं जहां आपने उस वर्ड की फर्दर इंफॉर्मेशन देनी होती है कि ये कोई ट्रिकी वर्ड है या कोई मुश्किल वोकैबुलरी है या कोई मुश्किल टर्मिनोलॉजी है या कोई मुश्किल टर्म है जो शायद मेरी रीडर को समझ में ना आए, तो उसके ऊपर आप स्टार डालते हो। कभी सिंगल स्टार डलता है, कभी डबल स्टार्स भी डलते हैं। और उसके नीचे जो फुटर वाली जगह होती है पेज की, वहां आप एक स्टार डालते हो और उस वर्ड के आगे मीनिंग लिखते हो। फिर आप डबल स्टार डालते हो, जहां डबल आपने डाला होगा उस वर्ड की एक्सप्लेनेशन या मीनिंग आप वहां देते हो। यूजुअली जो स्टार्स डलते हैं दैट आई नो ऑफ, हो सकता है कि कोई और भी तरीका हो, वो यही होता है कि स्टार हम उस सिचुएशन में डालते हैं। लेकिन अगर ओरल, हम्म, अच्छा 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 ओके, अच्छा अब मुझे समझ में आ गया। नाउ आई अंडरस्टैंड, जो कि टिपिकली हम एक वर्ड को जो है वो स्टार डाल देते होते हैं, जैसे हम डैश 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 डाल देते हैं। तो ऐसी लैंग्वेज क्यों यूज करनी है रिटन फॉर्म के अंदर कि जिसके अंदर आपको डैश 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 डालना पड़े या वर्बली भी कहना पड़े सारा डैश 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 डैश? Why do you want to communicate with such people where you have to use abusive language? But informal में तो you can say that. जो भी माइंड में है वो, जैसे मैंने कहा था, स्पॉन्टेनिटी होती है, लेकिन फॉर्मल के अंदर तो आप ये चीज कह ही नहीं सकते हो ना। और अगर किसी वजह से गुस्से में, मजाक के अलावा बॉसेस कह भी देते हैं, देखो ऑफिस के अंदर फॉर्मल सिचुएशन ही है, तो अगर गुस्सा चढ़ा हुआ है तो आपने उनके मुंह के ऊपर फाइल फेंक किया, फोन बैंग किया, दरवाजा बैंग किया और मुंह से कुछ निकाल दिया है आपने,
तो ऐसे सिचुएशन में आप देर एंड देर बहुत कम लोग होते हैं कि जो रियलाइज कर ले कि मेरे मुंह से क्या निकला है। हो सकते 2-3 मिनट बाद वो उनको दोबारा कॉल करके बुला लेंगे कि सॉरी सर मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ था, आई शुड नॉट हैव यूज्ड दैट अब्यूजिव लैंग्वेज विद यू। ओरल में तो आप फिर भी अगले से देर एंड देन या कुछ देर बाद अपोलोजाइज कर भी, फॉर्मल सेटिंग में भी हो जाता है, स्लिप ऑफ टंग जिसको बोलते हैं, तो वो जुबान से फिसल जाता है इंसान के वर्ड। लेकिन अगेन वही वाली बात आती है कि रिटन में तो सोच विचार के बाद ही राइटिंग कर रहे हो ना, तो व्हाई वुड यू यूज दोस वर्ड्स। तो दिल कर रहा है इस बंदे को ऐसा कुछ बोलने का, लेकिन फिर वही क्योंकि प्लानिंग कर रहे हो दिमाग में, स्पॉन्टेनियसली तो है नहीं। तो वो स्पॉन्टेनिटी की कमी है ना, जो हमने अभी पढ़ा था कि सोशल में और बिजनेस वाले में लैक ऑफ स्पॉन्टेनिटी है। आप बगैर सोचे समझे जो हो वो सोशल में बोल सकते हो या ओरली बोल सकते हो, रिटन के अंदर तो आपने सोचना है ही। तो इवन इफ यू हैव टाइप्ड कि फिर नहीं, इसको डिलीट करो, करो कोई और सेंटेंस बनाना पड़ना है, क्योंकि ये चीज मैं कन्वे नहीं कर सकता, बट कुछ कन्वे करनी है ताकि अगले बंदे को पता चले कि हाउ एंग्री आई एम। इवन आई कैन यूज दैट वर्ड जो मुझे करना चाहिए था इधर। सो कितना मुझे गुस्सा आएगा, मैं चिड़ा हुआ हूँ या फलाना है, तो वो आपको डिलीट करना पड़ना है। एंड इफ यू डोंट डू दैट, by all means it's your right, you can send that piece of document to the other person, लेकिन फिर वो person आपको किस तरह की perceive, that person might be talking to you in the same language। एक तो ये चीज, फिर अगेन नेगेटिव इंप्रेशन एक दूसरे का बनना शुरू हो जाएगा। तो वो जो टाइमली गुस्सा आता है, आपने लिखकर गुस्से को उतार निकाल दो और फिर उसको डिलीट करके कुछ बेहतर सेंटेंस, वो स्टार 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 या डैश 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 तो डाल ही नहीं सकते। देखो अगर उनको पॉजिटिवली कर रहे हो, नहीं इनका क्वेश्चन जेन्युइन है कि ऑल्दो ही स्टार्ट में नॉट रेलेवेंट टू द टॉपिक। अगर कोई डॉक्टर है, ठीक है, तो डॉक्टर है तो वो अगर कुछ इस तरह के टर्म्स यूज करने हैं या वर्ड्स यूज करने हैं, उस डॉक्टर को तो करते हैं, उस नर्स को तो करते हैं, तो उनका प्रोफेशन ऐसा है दैट पर्सन हैज टू टॉक अबाउट सर्टेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी दैट यूजुअली सोसाइटीज के अंदर इज नॉट टेकन एज अ गुड थिंग। लेकिन अब उसका प्रोफेशन है तो वो अगेन अगला बंदा भी समझेगा कि वो प्रोफेशन में इस वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, not in a flirting way, not in a negative way, not being abusive। उसका काम है, क्योंकि मैंने ही ये इन्फॉर्मेशन शायद मांगी थी या ये इन्फॉर्मेशन मेरे लिए जरूरी है। अब खुदा ना खास्ता किसी को अगर कैंसर है या कुछ इस तरह की चीज है, तो हम वो क्या वहां डैश डैश लिखेंगे कि आपको वहां आपके डैश यू नो। तो सिचुएशन है कि अगला पर्सन इज गोइंग टू अंडरस्टैंड कि ओके यार मुझे कुछ बंदे ने बता रहा है ना कि मुझे खुदा ना खास्ता आंख में ट्यूमर है कि सर में ट्यूमर है या कहीं और है, वरना यू कांट एक्सप्लेन टू दैट पर्सन। तो सिचुएशन अगला बंदा भी समझेगा कि आप कोई मसला है तो वजह है, बट यू यूजिंग दिस वो, वरना इसका कोई सिनोनिम नहीं निकाल सकते आप। ठीक है ना। सवाल अच्छा था वैसे, ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ समझ में आया कि सिचुएशन बेस्ड है और कभी कभी you need to convey to the other person about certain things that are not acceptable in our society or any societies for that matter। but अगर आपको वो चीज करनी है तो माइंड में ये चीज रखनी है कि उसको हमने तरीके से करनी है यूज, ताकि अगला बंदा में ना ले, बट डैश 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 नहीं डाल सकते। सॉरी, बिल्कुल समथिंग लाइक दैट। अच्छा, कमिंग टू द टॉपिक नाउ, काफी हमारी वो होगी। अच्छा हाँ जी, ये आप 10 चीजें देख रहे हो, ये आपकी बुक्स में से ही मैंने फर्स्ट से लेकर 10 तक, ये 10 चीजों को हमने माइंड में रखना है और 10 फर्स्ट वाले को समझना है। 2 से लेकर 10 तक को ज्यादा चीजों को हमने अपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में रखना है। ब्रीफली आज इसके ऊपर बात करते हैं, फिर हम मंडे ट्यूसडे ऑफ है ना हमारा, विल बी मीटिंग ऑन वेडनेसडे। अच्छा हाँ, कल तो ऑन है, यस, क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट, आई डोंट कम ऑन सैटरडेज, तो मुझे मेरे लिए ये नहीं है। हाँ कल तो हमें आना है जी, होगी क्लास, होगा बस 2 मिनट। सॉरी, नहीं, अच्छा हाँ, जिनके साथ 1 घंटे की है, हाँ कल तो 1.5 घंटे की होगी। अब आप लोगों का टाइमिंग हमारे साथ चेंज हो गया है, जुम्मे के अलावा आपकी जो 9 से 9:30, 9 से 10:30 हो, जुम्मे के अलावा, ठीक है, 1.5 घंटे की क्लास हमारी होगी ये, अदर देन फ्राइडेज।
हम आगे नहीं आपकी लेके जा सकते, क्योंकि आपकी आगे लेके गए तो अगली आगे लेके जानी पड़ेगी, उससे अगली आगे लेके जानी पड़ेगी, तो बच्चों की नमाज का खर्च होता है। इस वजह से वी नीड टू हैव द ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये आपके माइंड में रखिएगा। मेरे ख्याल से शेयर हुआ है ग्रुप के अंदर, मैसेज उन्होंने किया था शायद 9 to सॉरी मैं वोकैबुलरी का एमसीक्यू क्वेश्चन 4 से ही आएगा या फिर या बाहर से? चैप्टर 4 से भी आते हैं बेटा, भी आते हैं। कल मैंने ये आपको बताया था, इसका कोई रेशो नहीं है नौरीन कि हम ये कहें कि 50% बाहर से आएगा, 50% बुक में से आएगा। इट डिपेंड्स ऑन देम हाउ दे मेक द पेपर। मगर बाहर से भी आता है, नॉट ऑलवेज, बट बाहर से अक्सर आता है। रिफ्रेश माय सेंटेंस। एडियम्स भी नहीं है चैप्टर में, बिल्कुल है। आपने कल की क्लास नहीं ली थी नौरीन? जी नौरीन कल की क्लास ली थी बेटा, मुझे बताइएगा। उसमें मैंने आप लोगों को बताया था पेज नंबर 232 इफ आई एम नॉट रॉन्ग पे आपके इडियम्स है एंड में। अच्छा जी, कंप्यूटर से कर सकते हैं तो सिग्नेचर का वर्ड लिखेंगे, यस बिल्कुल सिग्नेचर का वर्ड लिखेंगे। आपकी बुक में जितने भी लेटर के एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं, तो हमारी याद दहानी के लिए उन्होंने वर्ड सिग्नेचर ही लिखा है, वो साइन उन्होंने कहीं भी नहीं किया, क्योंकि वी विल नॉट रादर हैव एनी डिजिटल पेन विद अस देयर, तो हमने सिर्फ वर्ड ब्रैकेट के अंदर सिग्नेचर का लफ्ज लिख देना। गुड पॉइंट, ओके। चलिए इंशाल्लाह कल मिलते हैं। इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस तो माइंड में रखो, और फिर कल चैट में मेरे से पूछ लीजिएगा, और आप लोग भी क्लास में पूछ सकते हैं कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जो माइंड में आ रहा है अभी और टाइम नहीं हमारे पास।